Friends, I am Rakesh Kumar Pandey. I know in previous lectures, lecture number 9, a study related to types of forces, types of contact forces. जैसे कि पता है आप लोगों को कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कांटेक्ट फोर्स के टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमने मस्कुलर फोर्स को पढ़ लिया, नॉर्मल फोर्स के बारे में जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, मैकेनिकल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। जबकि मुख्य रूप से आपके 8th क्लास के सिलेबस में इसमें हमको पढ़ना है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। मुख्य रूप से आपको ये जानना है। जबकि मैंने कोशिश किया है कि और सारे भी इसके एग्जाम्पल्स के बारे में आप लोग को बता दूं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स से। आज हम लोग शुरू करते हैं तीसरा नंबर जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, वहाँ से हम शुरू करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है घर्षण बल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स comes from interaction with a surface as an other moves or try to move relative to the surface। मीन्स हमने ये देखा कि इस फोर्स में जो है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन विथ ए सरफेस एज एन अदर मूव्स और ट्राई टू मूव रिलेटिव टू द सरफेस। मीन्स कि ए फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर physically direct contact with other objects and one object moves or try to moves with respect to other। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ये ले सकते हैं कि एक मेरी ये पाम है, एक तलहथी और दूसरी तलहथी, दोनों को जैसे मैंने कांटेक्ट में ऐसे किया तो एक कांटेक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि एक दूसरे के फिजिकल रूप से कांटेक्ट में हो रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि रिलेटिव टू द सरफेस। मीन्स ये सरफेस, मेरे पाम का ये सरफेस और ये सरफेस दोनों जैसे कांटेक्ट में जाएगा और या तो ये मूव करे, ऐसे मूव करना शुरू करे, नहीं तो मूव करने की ट्राई करे, कोशिश करे, तब इसके बीच में जो एक हमारा फोर्स लगता है, जो एक सरफेस को, अगर फर्स्ट सरफेस हमारा ए है और नीचे वाला सरफेस भी अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है तभी भी हमारा मोशन इसमें हमारा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स काम करना शुरू करेगा। वो काम करेगा क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वर्ड लगा हुआ है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जाता है और एक ऑब्जेक्ट, उस दोनों में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में अगर मोशन करने की कोशिश करता है या ट्राई करता है मोशन करने का, तो उस सरफेस के बीच में जो फोर्स जो लगता है, उस फोर्स को हम लोग
फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके स्पीड को डिक्रीज करता है, उसके मोशन में कमी लाता है। जैसे एग्जांपल में वो दे सकते हैं, ये हमारा मार्कर है, अगर मार्कर ये बोर्ड है, बोर्ड और हमारा हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में जा रहा है, जैसे हमारा हाथ इस पे आगे की तरफ मूव करने की कोशिश धीरे धीरे कर रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है जो कि दोनों के सरफेस के बीच में, और फोर्स क्या है, हमारे हाथ को स्लिपरी इजी वे में आगे की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है, आगे की तरफ टेंस नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है इजी वे में, यह अपोज कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ये मोशन को अपोज करता है। ठीक है, एक रिलेटेड इससे और भी कुछ पॉइंट है जो मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द frictional force depends upon the nature of two surface in कांटेक्ट। ये देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वर्ड जैसे आता है तो हमारी दिमाग वहाँ पे जानी चाहिए कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो या वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, एयर रेजिस्टेंस फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, सबका SI यूनिट हमारा न्यूटन होता है। तो इसकी भी वैल्यू हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की भी न्यूटन में आती है कि कितना फोर्स से, कितने के न्यूटन से वह किसी वस्तु को अपोज कर रहा है, मोशन नहीं करने दे रहा है, मोशन में बाधक बन रहा है, उसकी भी वैल्यू। तो उसकी कितनी मैग्नीट्यूड होगी, कितना अपोज करेगा, ये डिपेंड करता है जो हमारा टू सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। देखिए, नेचर पे डिपेंड करता है। अब इस नेचर से क्या मतलब है, नेचर से हमारा ये मतलब है कि अगर दोनों सरफेस जो है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अगर वो दोनों सरफेस अगर स्मूथ है, स्लिपरी है, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स का कम होगा। वेयर द टू सरफेस दैट आर फिजिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देयर वन ऑब्जेक्ट इजिली स्लिप फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट और इजिली मूव्स टू अदर ऑब्जेक्ट, देन वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज लो। कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आसानी से इजी वे में स्लिप कर जाए, मूव कर जाए, तो वहाँ पे हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होती है, लेस होती है। अगर वो दोनों सरफेस अगर हमारा रफ है, जैसे नया कोई बिल्डिंग बनता है और उस पर प्लास्टरा होता है, पेंटिंग नहीं रहता है, तो उस पर हाथ ऐसे रख करके आप महसूस कर सकते हैं, हाथ थोड़ा सा भी आगे की तरफ मूव नहीं करता है। जैसे उस पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो हाथ का रेशा जो होता है यहाँ से उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर अगर रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, अगर दोनों सरफेस का नेचर अगर स्मूथ हो है, स्लिपरी है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा कम होता है। फिर एक इससे और रिलेटेड बात है जो हम लोग देख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स
is opposite to the direction to the frictional force is opposite to the direction of motion of the object मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, जैसे इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक कोई टेबल रखा हुआ है और एक हम लोग इस पे लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं। लकड़ी का ब्लॉक है, एक इस पे हम फोर्स लगा करके आगे की तरफ खींचना चाहते हैं, जो कि हमारा एक फोर्स है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे यहाँ लगता है सरफेस में, और इसकी डायरेक्शन होती है हमारा इसके अपोजिट। इसका मोशन की डायरेक्शन है हमारा इधर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर के तरफ। ये इसको अपोज करता है। अपोज मीन्स कि इसको आगे की तरफ बढ़ने देना ये नहीं चाहता है, ये हमेशा चाहता है कि इस सब्जेक्ट के मोशन को कम किया जाए, इस सब्जेक्ट को मोशन को वैल्यू को डिक्रीज किया जाए, और तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह अपोजिंग फोर्स भी हमारा है, और यह हमारे मोशन के डायरेक्शन के अपोजिंग डायरेक्शन का ये हमारा काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और है इससे रिलेटेड मैकेनिकल फोर्स। एक और है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स ये भी दोज फोर्स which involve contact with other object। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स हमारा वह है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फिजिकली रूप से डायरेक्ट वह कांटेक्ट में आता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा मैकेनिकल फोर्स हमारा है। ऐसे सारे एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ ये सभी कांटेक्ट फोर्स का है। आप इसको जैसे इसका हम लोग गुड एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा मशीन है, किसी भी तरह का मशीन, साइकिल हो, बाइक हो, ट्रैक्टर हो, जीप हो, कार हो, 4 व्हील, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर से सभी जो है हमारे, वो सभी का पार्ट देखिएगा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, तब वो फोर्स लगाता है और आगे की तरफ मोशन करना शुरू करता है। तो ये भी हमारा एक मैकेनिकल फोर्स है, जो कि जिसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एक हमारा टेंशन फोर्स भी है, जिसको आप वेट में तो पढ़ना तो नहीं है, लेकिन मैं इसे सोचता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स एंड applied force whose an applied force where the force is
force is applied through a string, cable, rope, it is नोट। इसके नोट के लिए हम लोग कह सकते हैं ए टेंशन फोर्स कैन ओनली पुल इट cannot push. We usually assume the tension in a cable, in the rope, it is हम लोग ये मान सकते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट इसमें जैसे कोई रोप को लटका दिया और इस रोप के माध्यम से इसमें कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि कोई 50 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको लटका दिया, तो ये सभी देखिए ए रोप से कांटेक्ट में है और ए mg नीचे की तरफ इसको mg खींच रहा है, W=mg, तो इसका प्रभाव यहाँ तक पड़ रहा है, ये इसको भी खींचने की कोशिश करेगा, तो इसका टेंशन जो है सो हमारा ऊपर की तरफ लगना शुरू करेगा। एक इसके नोट में हमने लिखवाया कि टेंशन फोर्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, मतलब कि ये केवल खींचने का काम करेगा, केवल जब कोई वस्तु किसी को खींचेगा तभी यह लग सकता है, अगर ऐसा नहीं कि नीचे से पुश करेगा। ये नीचे से पुश करने का जो हमारा फोर्स का डिफिनेशन होता है कि पुश और पुल, तो इसमें पुश नहीं हो सकता है, इसमें केवल पुश करेगा, क्योंकि जैसे अगर अगर वस्तु को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारा रोप जो होगा सब बेंड कर जाएगा और इसको आगे की तरफ हम लोग इसको पुश नहीं कर सकते हैं, केवल नीचे की तरफ पुल करने पर ये इसका काम होता है। तो ये टेंशन फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगता है, ये हमारा रोप है। ये हम इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक और जो इसमें हम आपको बताए थे कि दो और है फोर्सेस का, ऐसे आपको 8 में उसको पढ़ना नहीं है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स मतलब होता है कि जब एक एयर दूसरे एयर, क्योंकि एयर जो है उसमें भी हमारा मोलिक्यूल्स है, एयर हैव आल्सो बी ए मोलिक्यूल्स एंड दे व्हेन मूव और हाईली स्पीड winds they moves and collide and they slip each other one on another and do a relative motion, their contact of air molecules to each other, then we can say that the types of contact force created between the one molecules of air and other molecules of air, and they oppose the air motion, and they also can be, if we move from on any types of field road and the highly air speed winds and they can oppose our motion, then we can say that the air resistance force also be a types of contact force। एयर रेजिस्टेंस भी ऐसे आपको 8 में पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। एक इसी से रिलेटेड है ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस। जैसे स्प्रिंग बैलेंस आप लोग देखे होंगे कि स्प्रिंग को ऐसे एक ऐसे हैंगिंग रहता है और यहाँ पे नीचे लेकर के एक स्प्रिंग लगा रहता है। जैसे नीचे यहाँ पे किसी वस्तु को अगर हम लटकाते हैं तो नीचे ये खींचता है, मतलब इसके वैल्यू को इस तरह से स्प्रिंग लमड़ना शुरू कर देता है, तो एक दूसरे के यह कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरह के फोर्स को भी हम लोग स्प्रिंग फोर्स के नाम से हम लोग
हम लोग जानते हैं, और ये भी हमारा एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है इस तरह से। तो मुख्य रूप से आप 5 4 इस तरह के फोर्स को आपने देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तब तक अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है तो मैंने आपको अपना नंबर बताया है समझने के लिए, उस पर आप कॉल करेंगे, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।